गीता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय नौसेना के डिफेंस अटैच ने माना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजनीतिक दबाव में हमने विमान खोए थे। ऐसा केवल इसीलिए हुआ क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व ने सैन्य प्रतिष्ठान या उनकी हवाई सुरक्षा पर हमला न करने का दबाव बनाया था। यह बात इंडोनेशिया में भारतीय नौसेना के डिफेंस अटैची कैप्टन शिव कुमार ने एक सेमिनार में स्वीकार की। उन्होंने सेमिनार में कहा कि पाकिस्तान के साथ हाल ही में हुए सैन्य टकराव के पहले दिन भारत को कुछ लड़ाकू विमान गंवाने पड़े क्योंकि सरकार ने पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने पर शुरुआती प्रतिबंध लगा दिए थे। आदेश दिया गया था कि सिर्फ उस देश में आतंकवादी ढांचे पर हमला किया जाए। 10 जून के जकार्ता कार्यक्रम में जो बातें कही गईं वो अब तक सामने नहीं आई थीं। सेमिनार में एक इंडोनेशियाई एरोस्पेस विशेषज्ञ ने दावा किया कि भारतीय वायुसेना ने 5 लड़ाकू जेट खो दिए, जिनमें 3 राफेल, एक MiG-29 और एक सुखोई 30 शामिल थे। इस पर भारत के रक्षा अताशे शिव कुमार ने जवाब देते हुए कहा था कि इंडियन एयरफोर्स को सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को टारगेट करने को कहा गया था। उन्होंने कहा था कि मैं उनसे सहमत नहीं हो सकता कि भारत ने इतने सारे विमान खो दिए, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि हमने कुछ विमान खो दिए और ऐसा केवल राजनीतिक नेतृत्व द्वारा सैन्य प्रतिष्ठानों और उनकी हवाई सुरक्षा पर हमला न करने के लिए दिए गए प्रतिबंध के कारण हुआ। भारतीय रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कैप्टन शिव कुमार की टिप्पणी पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि जकार्ता में भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा कि कैप्टन शिव कुमार के बयान को संदर्भ से हटाकर कोट किया गया है। भारतीय दूतावास ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट वक्ता के बयान से अलग हटकर पेश की गई है और गलत ढंग से पेश की गई है। सेमिनार में यह बताया गया था कि भारतीय सशस्त्र बल हमारे पड़ोस के कुछ अन्य देशों के उलट नागरिक राजनीतिक नेतृत्व के तहत काम करते हैं। यह भी बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना था। भारतीय प्रतिक्रिया उग्र नहीं थी। कांग्रेस ने अब नौसेना कैप्टन के बयान का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि देश से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स को हुए नुकसान को छिपाया गया। हमारी एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाकू विमानों को खोया। पार्टी ने यह भी सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को विश्वास में लेने के लिए सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करने से इनकार क्यों किया और संसद के विशेष सत्र की मांग को क्यों खारिज किया गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा की, जिसमें इंडोनेशिया में हाल ही में एक सेमिनार में भारतीय नौसेना के कैप्टन शिव कुमार के हवाले से कहा गया था कि भारतीय वायुसेना ने 7 मई 2025 की रात को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के दौरान लड़ाकू विमानों को खोया। जयराम रमेश ने अपनी पोस्ट में लिखा कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने सिंगापुर में महत्वपूर्ण खुलासे किए, फिर इंडोनेशिया से एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने इसे दोहराया, लेकिन प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग की अध्यक्षता करने और विपक्ष को विश्वास में लेने से क्यों इनकार कर रहे हैं। संसद के विशेष सत्र की मांग को क्यों ठुकराया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के नेता दत्तात्रेय होसबोले के खिलाफ बेंगलुरु के शेषाद्रीपुरम पुलिस स्टेशन में रविवार को शिकायत दर्ज कराई गई। आरोप लगाया गया है कि होसबोले ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग करके असंवैधानिक, भड़काऊ और विभाजनकारी टिप्पणियां की हैं। यह संविधान के मूल्यों पर हमला और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ उकसावे का काम है। यह शिकायत इंडियन यूथ कांग्रेस की कर्नाटक कानूनी प्रकोष्ठ के सदस्यों ने दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता यूथ कांग्रेस के प्रतिनिधि श्रीधर MM ने कहा कि मैं यह शिकायत भारत के संविधान की पवित्रता को बनाए रखने और सार्वजनिक व्यवस्था तथा संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में दर्ज करा रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि ये टिप्पणियां केवल वैचारिक नहीं हैं, बल्कि जानबूझकर की गई, उकसाने वाली और खतरनाक हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे अधिकांश देशों पर लगाए गए टैरिफ के अमल पर 90 दिन की रोक का समय 9 जुलाई से आगे बढ़ाने की योजना नहीं बना रहे हैं, क्योंकि उस तारीख को उनके द्वारा निर्धारित बातचीत अवधि खत्म हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि 9 जुलाई के बाद उनका प्रशासन देशों को सूचित करेगा कि शुल्क तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक कि अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि समय सीमा खत्म होने से पहले ही पत्र भेजे जाने शुरू हो जाएंगे। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि हम देखेंगे कि कोई देश हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है, क्या वे अच्छे हैं, क्या वे इतने अच्छे नहीं हैं। कुछ देशों के बारे में हमें परवाह नहीं है, हम बस हाई टैरिफ का लेटर भेज देंगे।
उन पत्रों में लिखा होगा बधाई हो, हम आपको अमेरिका में बेचने की अनुमति दे रहे हैं। आपको 25% टैरिफ या 35% या 50% या फिर 10% तक का भुगतान करना होगा। ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। इसमें उन्हें ईश्वर का दुश्मन कहा गया है। ग्रैंड आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी के फरमान में दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने को कहा गया है। उन्हें ईरान के खिलाफ एक्शन लेने वाले अमेरिका और इसराइल को सबक सिखाने के लिए कहा गया है। मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक मकारिम ने फैसले में कहा कि अगर कोई व्यक्ति जो मर्जा को धमकी देता है वह वॉरलॉर्ड या मुहरेब माना जाता है। मुहरेब वह व्यक्ति होता है जो ईश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ता है। ईरानी कानून के मुताबिक ऐसे व्यक्ति को मौत की सजा दी जाती है, उसे सूली पर चढ़ा दिया जाता है। फतवे में यह भी कहा गया है कि अगर किसी मुसलमान या इस्लामी राज्य ने उन दुश्मनों का समर्थन दिया तो यह हराम माना जाएगा। दुनिया भर के सभी मुसलमानों के लिए यह जरूरी है कि वे इन दुश्मनों को उनके शब्दों पर पछतावा करवाएं। कोलकाता में लॉ कॉलेज की छात्रा से कॉलेज परिसर में हुई बलात्कार की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला तेज हो रहा है। इसी कड़ी में रविवार को भाजपा, कांग्रेस और सीपीएम के अलावा कई अन्य संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की एक टीम भी वहां पहुंची। टीम ने रविवार सुबह घटनास्थल का दौरा किया। टीम की प्रमुख अर्चना मजूमदार ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कोलकाता पुलिस पर सहयोग न करने और जानकारी मुहैया न कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस महिला या उसके परिजनों से हमें मुलाकात करने नहीं दे रही है। वहीं दूसरी ओर इस मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी के सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 9 कर दी गई है। एसआईटी का कहना है कि उसने छात्रा और अभियुक्तों का डीएनए टेस्ट कराने के लिए सैंपल इकट्ठा किए हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने पश्चिम बंगाल को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित प्रदेश बताया है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि बंगाल में सामाजिक अपराध कम हो गए हैं। टीएमसी नेता का बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा से बलात्कार का मामला सामने आया है और इससे पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना का मामला मीडिया की सुर्खियों में छाया रहा था। कुणाल घोष ने कहा कि बंगाल में पुलिस एक्शन लेती है, यहाँ सामाजिक अपराध कम हो गया है। बंगाल महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित प्रदेश है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार मराठी मानुष की शक्ति के आगे हार गई है, क्योंकि उसने स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक 3 भाषा नीति के तहत हिंदी लागू करने के 2 सरकारी प्रस्तावों को वापस ले लिया है। ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने मराठी लोगों की एकता को विफल करने के लिए जीआर वापस लिए हैं। उन्होंने हिंदी भाषा को थोपने के खिलाफ 5 जुलाई को होने वाले शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा किए गए संयुक्त विरोध प्रदर्शन का जिक्र किया। वहीं रविवार को स्कूलों में 3 भाषा नीति संबंधी आदेशों को सरकार द्वारा रद्द किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन भी रद्द कर दिया गया। ईरान के उप विदेश मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर अमेरिका फिर से वार्ता शुरू करना चाहता है तो उसे ईरान पर आगे किसी भी हमले की संभावना से साफ इनकार करना होगा। उप विदेश मंत्री मजीद तख्त रवांची ने बताया कि ट्रंप प्रशासन ने मध्यस्थों के जरिए ईरान को बताया है कि वह वार्ता में लौटना चाहता है, लेकिन वार्ता के दौरान और हमले नहीं करने के अहम मुद्दे पर अमेरिका ने अब तक अपना रुख साफ नहीं किया है। बता दें कि 13 जून को ईरान के खिलाफ इसराइल की सैन्य कार्रवाई शुरू हुई थी, जिससे ईरान और अमेरिका के बीच 2 दिन बाद होने वाली अप्रत्यक्ष वार्ता का छठा दौर रुक गया। तख्त रवांची ने यह भी कहा कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पर जोर देता रहेगा। साथ ही उन्होंने परमाणु बम बनाने की तैयारी के आरोपों को भी खारिज कर दिया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed.